हेलो गाइस। स्वागत है आपका और हमारा चैनल ग्रिड पार्ट एकेडमी पर। तो आज से हम सीए इंटेल या तो सीएस एग्जीक्यूटिव का या तो सीएमए का या तो हम बीकॉम वगैरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीरीज चालू करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर का रिवाइज करने वाले हैं विद क्वेश्चंस के साथ। मतलब हम क्वेश्चन के साथ साथ ये चैप्टर का रिवाइज करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो मतलब मैं प्रेजेंटेशन से लेने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी वीडियो हम बोर्ड या तो लिख के मतलब प्रैक्टिस करेंगे। तो ये थ्योरी टॉपिक है तो हम सोचे कि प्रेजेंटेशन से सिखा लेते हैं। तो चलेगा, इस वीडियो के अंदर बढ़ते हैं। तुम्हारा चैप्टर का नाम है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कैसे कैसे है, ठीक है। जो बुक में दिया है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। एडिशनल मैं कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कौन सा भी बिजनेस चालू करने का है, अगर आपको कौन सा भी बिजनेस चालू करने का है तो एंटरप्रेन्योर मस्ट गो विथ 4 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब आप कौन सा भी बिजनेस चालू करो। अगर आपको कोचिंग का बिजनेस डालना है, ठीक है। आपको किराना का दुकान का मतलब बिजनेस डालना है, ठीक है। आप कौन सा भी दुकान का मतलब कौन सा भी बिजनेस डालने का है तो आपको सबसे पहले ये 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेज है डिसाइड विच एसेट टू बाई। भाई हम बिजनेस चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एसेट्स एसेट्स वगैरह लगेगा। एसेट्स कुछ कौन सा भी हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, या तो कुछ मतलब प्लेस वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। या तो और कुछ सामान वगैरह हो सकता है। मतलब सब एसेट मतलब एसेट के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा एसेट को परचेज करने का है। उसके बाद हमें उस एसेट को परचेज करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल पैसा कितने लगने वाला है, ठीक है ना। अब हमने एसेट कौन सा परचेज करना वो तो देख लिया। उसके बाद उस एसेट को परचेज करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। हमें कितना पैसा लगेगा वो भी हमें मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल भी देखना पड़ेगा। आपने करोड़ों मतलब लाखों का मतलब मशीनरी लगा दिया, पर आपके पास डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए कैपिटल नहीं है। मतलब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए पैसा वगैरह नहीं है। तो वो सारे मशीनरी कुछ काम का नहीं है। तो आपको मतलब डेली ऑपरेशन के लिए भी आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा रहना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफाई फंडिंग सोर्स, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें एसेट कौन सा चाहिए। उस एसेट को परचेस करने के लिए कैपिटल कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, वो भी हमने डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल समझो 1 लाख लगेगा मुझे, ठीक है गाइस। मतलब कुछ भी एग्जांपल लेता हूँ मैं। 1 लाख हमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और वर्किंग कैपिटल लगेगा 20,000। उसके बाद हमें पैसे कितना चाहिए वो तो पता चल गया। अभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सोर्स से हम मतलब पैसे को लेंगे। इक्विटी से लेंगे या तो डेब्ट से लेंगे। मतलब सोर्स मतलब कहाँ से पैसे को लाएंगे यार। मतलब पैसे कहाँ से लाएंगे, ठीक है। ये हम चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये चैप्टर में मतलब जो चैप्टर नंबर 2 है वो मैं लास्ट में कवर करवा दूंगा, ठीक है। वो थ्योरी टॉपिक है पूरा। सबसे पहले रिवीजन में पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे मतलब, ठीक है। उसके बाद में थ्योरी का वो टॉपिक है वो लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके। तो उसके बाद ठीक है। तो ये भी इंट्रोडक्शन मतलब ठीक है। मतलब ये इंट्रोडक्शन ठीक है। वाइल चूजिंग मतलब जब तुम सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज करेगा, तुम इक्विटी से पैसा लगे या तो किसी और कहाँ से पैसा लगे चूज करते वक्त कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो हम कैपिटल के बदले कैपिटल जिन्होंने प्रोवाइड किया बिजनेस के लिए उन्हें हम जो रिटर्न में पे करेंगे उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। इसके ऊपर एक चैप्टर है गाइस तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के एक चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझ लो हम जो रिटर्न पे करते हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर डिवेंचर होल्डर है तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, या तो हम अगर इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो डिविडेंड पे कर दे। तो हमें सोल्स डिसाइड करने में ऐसे सोल्स यूज़ करने का है जिससे कि जो हम रिटर्न पे करेंगे जो हमारा कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो, ठीक है ना। हमें फॉर एग्जांपल हमें ऐसा लोन वगैरह लेना पड़ेगा जिससे हमें इंटरेस्ट थोड़ा कम देना पड़े। उसके बाद दस फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे फोकस करता है। इफ़िशिएंट एक्विजिशन पर, इफ़िशिएंट अलोकेशन पर, और मेन ऑब्जेक्टिव है कि अर्न प्रॉफिट फॉर ओनर्स। इफ़िशिएंट एक्विजिशन मतलब
हमें फंड्स को ऐसे तरीके से एक्वायर करने का है जिससे कि हमारा जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाए, मतलब कॉस्ट कम हो जाए। इफिशिएंट एक्विजिशन मतलब, इफिशिएंट अलोकेशन मतलब, इफिशिएंट अलोकेशन मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट, पैसा आ गया अभी हमें इन्वेस्ट करने का है, हमें इन्वेस्टमेंट उस प्लांट एंड मशीनरी में या तो उस जगह पे करना चाहिए जहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा मिले, हमें कॉस्ट कम लगना चाहिए, पर जो उस रिटर्न है ना वो हमें ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव है हमें प्रॉफिट और डिविडेंड अर्न करके देने का, ओनर्स के दे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ना हम मेजर 3 डिसीजन लेते हैं। पहला डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन, इन दूसरा डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब पैसे कहाँ से लेने का है, वेल टू गेट मनी फ्रॉम, पैसे कहाँ से रेज करने का है, पैसे कहाँ से उठाने का है। उसके बाद पैसा आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, इन्वेस्ट, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्ट मतलब आप अभी ऐसा नहीं कि आप शेयर्स वगैरह में लगा दोगे, आप मतलब उस कंपनी के जो कोर ऑब्जेक्ट, उस कंपनी को ना, उस बिजनेस को चलाने के लिए ना कौन से एसेट्स लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे, वेल टू इन्वेस्ट मनी। और पैसा आ गया, उसके बाद तुमने कहा वो पैसे को अच्छी जगह में लगा दिया, उसके बाद तुमने बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न कर दिया, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को बांटना है कि नहीं, या तो अपने को रिटर्न प्रॉफिट बांटना है या तो हम रिटेन करके रखेंगे प्रॉफिट, वो भी हम डिसीजन है, उसे हम डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। डिविडेंड डिसीजन मतलब शेयर होल्डर को पैसे कितना बांटने का है, सिंपल वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजरियल एक्टिविटी है। मैनेजरियल एक्टिविटी मतलब ये एक्टिविटी है ना मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ कंसर्न विथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब पैसा कितना प्लानिंग, इसके अंदर प्लानिंग क्या कर, किस चीज़ का प्लानिंग करते, पैसे कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद कंट्रोलिंग मतलब हमने पैसा लिया, वो पैसे को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि हम जिस पर्पज़ के लिए हमने पैसा उठाया था उस पर्पज़ के लिए हम पैसा यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, और उसमें से रिटर्न कितने का आ रहा है, उसे हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। और ये इंक्लूड करता है एक्वायरिंग, फाइनेंसिंग, मैनेजिंग एसेट्स, पॉजिटिव कैश फ्लो नॉट अकाउंटिंग कैश फ्लो, सॉरी, पॉजिटिव कैश फ्लो नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। पॉजिटिव कैश फ्लो मतलब अपने पास कैश होना चाहिए, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब जो अकाउंट्स बताता प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट ये नहीं बताता कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नॉट इज इक्वल टू कैश प्रॉफिट, ठीक है ना। मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट ऐसा नहीं बोलता है कि हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है बिजनेस के अंदर, ये बोलता है कि हमारे पास ना कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, हमारे पास कैश होना चाहिए, ठीक है। और हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में मतलब ठीक है प्रॉफिट चाहिए पर हमें पॉजिटिव कैश फ्लो, हमें हमारे पास कैश होना चाहिए। और इसे साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन मैनेजरियल एक्टिविटी, ये पॉइंट लिख सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, उसके बाद आप ये सब भी लिख सकते हैं एक्वायरिंग, फाइनेंसिंग, एंश्योर पॉजिटिव कैश फ्लो नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। उसके बाद कॉल्ड साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये पॉइंट लिखा तो अभी ये पॉइंट लिख सकते हो, मैंने सिंपल जो तुम्हारे मॉडल में है उससे वो वही मैंने पॉइंट्स वगैरह पकड़ा, ये मैंने तुम्हें सिंपल करके दिया है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ फंड, उसके बाद इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मतलब प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स मतलब पैसे को कहाँ से लेना है, क्या पैसे को कहाँ से लेंगे, कौन से सोर्स से हम पैसे लेंगे, ठीक है, उसे हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड बोलते हैं। उसके बाद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मतलब हमने फंड ले लिया, उसे ना हमें अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने का है, हमें अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किसी जगह पे इन्वेस्ट करने का है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में हम इन्वेस्ट करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। तो चलो हम प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड पढ़ते हैं डिटेल में। फंड्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्स। फंड है ना भाई गाइस, मतलब बहुत सोर्स है, मतलब सोर्स बहुत है, पर हमें मतलब ना डिसाइड कर, ये वही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बना देता है कि सोर्स तो बहुत है पर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि सबका कॉस्ट अलग होता है। कॉस्ट मतलब तुम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम रिटर्न पे करते हैं, जो जो कैपिटल हमें प्रोवाइड करते हैं रिटर्न। उसके बाद रिस्क, रिस्क तो मतलब जितना लॉस लेने की मतलब कीमत शक्ति हमें, रिस्क रिस्क। उसके बाद कंट्रोल,
तुम्हें पता है गाइस कि 51% से ज़्यादा मतलब स्टेक किसी के पास 50% से ज़्यादा किसी के पास स्टेक है, तो वो मतलब उसके पास मेजोरिटी डिसीजन आ जाता है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम कंट्रोल हमसे ना चला जाए किसी और के पास। उसके बाद सोर्सेस क्या है, हमने वेरियस सोर्स पढ़ा था। वेरियस सोर्स हमने अभी अभी ये पढ़ा था ना, वेरियस सोर्स। उसका सोर्स क्या है, सबसे पहले इक्विटी, उसके बाद डिवेंचर, उसके बाद बैंक फंडिंग है, इंटरनेशनल फंडिंग है, एंजल फंडिंग है। इक्विटी मतलब तुम्हें पता है, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर, ये हम सोर्स ऑफ फंड्स ना, हम ये चैप्टर तुम्हें डिटेल में पढ़ने वाले। तो मैं इस रिवीजन लेक्चर में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक, मतलब ऐसे मैं नाम बोल देता हूँ बस। हम चैप्टर नंबर तुम्हें अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद डिवेंचर है, बैंक फंडिंग है, बैंक फंडिंग मतलब बैंक से पैसे लेने का, इंटरनेशनल फंडिंग मतलब किसी बाहर देश से पैसा लेने का। उसके बाद एंजल फंडिंग, एंजल फंडिंग मतलब तुम शार्क टैंक का एग्जांपल ले सकते हो। शार्क टैंक, वहाँ पे ना हेल्दी इन्वेस्टर्स मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, वो किसी स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं और उन्हें पैसे के साथ साथ उन्हें थोड़ा एक्सपेंस भी दे देते हैं कि बिजनेस को कैसे चलाने का है। उसे हम एंजल फंडिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, funds have different characteristic in terms of risk, cost and control। जो भी हम फर्म क्या बोलते हैं, फंड्स लेंगे, उसका जो कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद हमें बैलेंस होना चाहिए इक्विटी और डेट से। उसके बाद जो हम इनोवेटिव सोर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, सबसे पहले क्या, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फंड कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जब फंड्स प्रोक्योर हो गए, फाइनेंशियल मैनेजर को ना डिसाइड करना पड़ता है, मतलब उसे ना वो फंड को ना अच्छे से इफ़िशेंटली और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब यूज़ करना चाहिए। और फंड को ना इफेक्टिवली हमें यूटिलाइज करना चाहिए, और जिससे कि हमें उससे प्रॉफिट मिल सके। ऑल फंड्स आर रेज्ड एट कॉस्ट एंड इन्वॉल्व रिस्क, ठीक है ना। जो फंड्स है वो कॉस्ट के साथ ही होता है, कोई भी फ्री में तो पैसा नहीं देगा गाइस, ठीक है, वो तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न चाहेगा। तो सभी फंड का मतलब कॉस्ट होता है, उसके बाद उसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। अगर वो प्रॉपरली हमने यूज नहीं किया तो बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड कहाँ कहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले यूटिलाइजेशन फॉर फिक्स्ड एसेट, हम फिक्स्ड एसेट में हम पैसे लगा सकते हैं, हम फिक्स एसेट खरीद सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यूटिलाइजेशन फॉर फिक्स्ड एसेट, उसके बाद यूटिलाइजेशन फॉर वर्किंग कैपिटल। हम वर्किंग कैपिटल के लिए डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए हम मतलब उस फंड में मतलब उसके लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं फंड का वगैरह, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले कैसा था, उसके बाद अभी कैसा है, उसके बाद ट्रांजिशनल फेज, उसके बाद ठीक है ट्रांजिशनल फेज की बदलते कैसे बदला वो हम देखेंगे। ये मैंने सिंपल 2 वर्ड में ख़त्म किया है। ट्रेडिशनल फेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बस इवेंट्स लाइक मर्जर्स एंड लिक्विडेशन में बोलता था कुछ, मतलब उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज़ किया गया था। ट्रांजिशनल फेज, जब ट्रेडिशनल मतलब पहले से ट्रेडिशनल से मॉडर्न में आया है, तब ट्रांजिशनल फ्रेज है एक। तब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता था डे टू डे फंड एनालिसिस के लिए और कंट्रोल के लिए जानने के लिए। उसके बाद मॉडर्न में अभी के टाइम में क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यूजेस, टेरिज्म, कैपिटल बजटिंग, ये तुम्हारा चैप्टर है। कैपिटल बजटिंग मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, पैसे कहाँ पे लगाने का है। उसके बाद वैल्यूएशन में, उसके बाद ऑप्शंस में, और बस एक्सेट्रा, ठीक है। फाइनेंस फंक्शन एंड डिसीजन, गाइस यही है जो मैंने 3 डिसीजन बोले थे ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, वही है, सेम है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम एसेट को सेलेक्ट करते हैं, फिक्स्ड प्लस वर्किंग कैपिटल, उसके लिए कैपिटल बजटिंग हम यूज़ करते हैं। ये तुम्हारा टॉपिक है गाइस, सेपरेट टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। पैसे को कहाँ पे लगाने का है, उसके बाद पैसे कहाँ पे लेने का है। बेस्ट कैपिटल मिक्स मतलब मिक्सचर ऑफ फंड्स बोल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट, ठीक है ना, डेट।
डेट कितना होना चाहिए, डेट का मतलब 40% डेट होएगा, 40% इक्विटी, सॉरी 60% इक्विटी रहेगा, वैसा मतलब रेशियोज वगैरह, डेट थोड़ा होना चाहिए, इक्विटी थोड़ा होना चाहिए, वैसा वैसा मतलब मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी। उसके बाद मैनेजिंग रिस्क एंड कॉस्ट, ठीक है ना, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ही आता है हमें बेस्ट कैपिटल मिक्स चूज करने का। उसके बाद हमें इक्विटी, उसके बाद उसका रिस्क और कॉस्ट को भी मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, डिसाइडिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेंशन फॉर ग्रोथ। जो भी प्रॉफिट आया हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हम उसे रिटेन करके रख सकते हैं और हम कहीं और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। उसके बाद ये तीन डिसीजन हो गए, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया था। उसके बाद शॉर्ट टर्म डिसीजन भी एक आता है, ये तीनों ना, ये तीनों लॉन्ग टर्म डिसीजन है, और एक शॉर्ट टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजन या तो फंक्शन बोल लो। इसमें हम वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट देखते हैं, ये भी तुम्हारा सेपरेट चैप्टर है गाइस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कैपिटल बजटिंग, ये भी तुम्हारा सेपरेट टॉपिक है। फाइनेंशियल डिसीजन, ये भी तुम्हारा एक सेपरेट टॉपिक है। इसके अंदर दो टॉपिक होते हैं, एक आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन भी तुम्हारे पास एक टॉपिक आ जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे गाइस, ठीक है। आप वीडियो चालू ही रहेगा, आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए, तो मैं वीडियो पॉज भी कर सकता था, पर सोचा कि तुम्हें भी ब्रेक चाहिए। 16 मिनट्स हो गए, अभी जस्ट पानी पी के आ जाओ, ठीक है, हम रिज्यूम करेंगे। चलो गाइस, शुरू करते हैं फिर से। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? की टू सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन को हमें सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। ये इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि राइट अमाउंट ऑफ फंड हो, जितना हमें फंड चाहिए, ठीक है, वो हमें अवेलेबल हो राइट टाइम पे, और उसे हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट अमाउंट ऑफ फंड आर अवेलेबल एट राइट टाइम आर यूज्ड इफिशिएंटली, ठीक है। तो ये मतलब ये था इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर टास्क क्या है? अवॉइड ओवर इन्वेस्टमेंट, बैलेंस कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए आउटफ्लो से। तुम ज़्यादा एक्सपेंसेस ही कर रहे हो, एक्सपेंसेस ही कर रहे हो, और कैश आउटफ्लो एक्सपेंसेस मतलब, ठीक है। हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। मेंटेनिंग वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी तुम्हारे पास होना चाहिए। रेवेन्यू का टारगेट, उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, उसके बाद कंट्रोल एक्सपेंसेस, टैक्स प्लानिंग, मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी लीगली, ठीक है, लीगली है ये वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है guys, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना मेनली डील करता है एक्विजिशन एंड यूज ऑफ फंड। फंड को कैसे एक्वायर करने का है, और उसे कैसे यूज करना पड़ेगा। यूज मतलब कहाँ से कहाँ कैसे, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेस्ड ऑन इजरा सोलोमेंस कंसेप्ट, ठीक है। हम इजरा सोलोमेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिटरमाइन करता है साइज और उसका ग्रोथ रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना होना चाहिए, और उसका ग्रोथ रेट क्या, उसका ग्रोथ रेट भी बताता है। उसके बाद एसेट कंपोजिशन, ठीक है। हमारा जो एसेट है, एसेट मतलब कुछ भी हो सकता है, एसेट मतलब पैसा, तुम समझ सकते हो इसमें। पैसे को कैसे अलॉट किया जा सकता है फिक्स्ड और करंट एसेट में, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग मिक्स, फाइनेंसिंग मतलब मिक्स मतलब कैपिटल मिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में बैलेंस होना चाहिए इक्विटी और डेट। डेट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, इक्विटी भी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, उसका बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल, एनालाइजिंग एंड प्लानिंग, एनालाइजिंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द फर्म। ये था इजरा सैलोमेंस का कंसेप्ट, ठीक है।
उसके बाद रोल ऑफ फाइनेंस कंट्रोलर। फाइनेंस कंट्रोलर का रोल क्या है, ये 2 मार्क के पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है। सबसे पहले मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर वेल्थ क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंश्योर रिटर्न जस्टिफाइड रिस्क, ठीक है। रिटर्न ऑल रिस्क मतलब होना चाहिए, मतलब ठीक है। रिटर्न क्या बोलते हैं इसके अंदर, कैसे बोलोगा इस मतलब, हाँ तुम समझ रहे, रिटर्न जस्टिफाइड रिस्क, ठीक है। तुम 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 जितना रिस्क ले रहे हो ना, तुम्हें उतना ही रिटर्न मिलना चाहिए वैसा, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर फंड कैश फ्लो एंड सेफ गार्ड रिसोर्सेस, ठीक है। ये इजी पॉइंट है 3 पॉइंट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 2 ऑब्जेक्टिव है। एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। ये हमने पढ़ा ना, शेयर होल्डर्स को वेल्थ मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, वही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, एक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव रहा, मतलब पहले का ऑब्जेक्टिव रहा। ये एम करता है कि जो फर्म का ना, मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्म वगैरह है, उनका जो अर्निंग है, उनका प्रॉफिट है, वो ज़्यादा होना चाहिए, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, वो ये देखता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंस मैनेजर को सेलेक्ट करना पड़ेगा अल्टरनेटिव दैट इल्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब कहाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे करना चाहिए जहाँ से प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो फाइनेंस मैनेजर का ये मतलब रोल है कि उसे ऐसा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ से हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, पहले है वैल्यू। वैल्यू मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो टर्म है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। कोई कोई बोलते हैं कि प्रॉफिट शॉर्ट टर्म है, कोई कोई बोलते हैं कि वो लॉन्ग टर्म है। उसके बाद इग्नोर्स रिस्क, प्रॉफिट न रिस्क को इग्नोर कर देता है। वो कभी कभार ना ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ना हाई रिस्क प्रपोजल, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को भी मतलब चुन लेता है, मतलब जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। उसके बाद इग्नोर्स टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डज नॉट कंसिडर टाइमिंग ऑफ रिटर्न। ये बोलते हैं कि प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट बहुत मिलेगा, पर प्रॉफिट कब मिलेगा, अभी मिलेगा क्या, 10 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा, 50 साल बाद मिलेगा, कब मिलेगा प्रॉफिट। उसके बाद सोशरी नैरो, सोशरी नैरो मतलब ये इग्नोर कर रहा है वर्कर्स को, सोसाइटी को और एथिकल ट्रेड्स को, ठीक है। ये मतलब सोशल कॉस्ट को वगैरह इग्नोर कर देता है प्रॉफिट वगैरह। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है, वही है ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो गैस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये मॉडर्न है, मॉडर्न ऑब्जेक्टिव है। ये एम करता है मैक्सिमाइज मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म्स शेयर। जो बिजनेस का शेयर वगैरह है ना, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ना चाहिए। मार्केट वैल्यू जो शेयर मार्केट में ट्रेड होता है ना, उस शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ना चाहिए, उसका फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला प्रेजेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न, जो तुम्हें रिटर्न मिलेगा, और माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। इसका जो ये वेल्थ है ना, इसे मैक्सिमाइज करना चाहिए फाइनेंस मैनेजर को। दूसरा एक फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ फर्म का। सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। तुम्हारा नंबर ऑफ शेल्स, तुम्हारे पास कितना शेल्स है, उस मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। इसका फीचर्स क्या है, ये कैश फ्लो में बेच दे, ठीक है, कैश फ्लो में बेच दे, ये ना ही अकाउंटिंग प्रॉफिट में बेच दे। उसके बाद ये कंसिडर करता है रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ऊपर वाला क्या कर लेता है, इग्नोर कर लेता है रिस्क को और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ये दोनों कंसिडर करता है, ये अलाइन शेयर होल्डर इंटरेस्ट विद सोशल इंटरेस्ट। तुमने देखा होगा कभी कभी कंपनी सोशल एक्टिविटी भी कुछ ना कुछ करती है, उसकी वजह से ना कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, शेयर कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ता है। वैसे ही ये अलाइन करता है कंपनी का जो शेयर होल्डर है और सोशल इंटरेस्ट है, वो दोनों को मतलब अलाइन कर देता है। वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज प्रिफर्ड, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को क्यों प्रेफर किया जाता है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी अच्छा है, पर ज़्यादा हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। सब क्यों, ये कंसिडर करता है लॉन्ग टर्म वैल्यू को, ये दूसरा भी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जैसे जैसे कि ग्रोथ, वेलफेयर, CSR। उसके बाद मेंटेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इन प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। वेल्थ है, सॉरी ये वैल्यू हो गया गलती से।
ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट फोकस करता है शॉर्ट टर्म में, वेल्थ फोकस करता है लॉन्ग टर्म में। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये इग्नोर करते रिस्क, टाइमिंग को, सोशल इम्पैक्ट को। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये दोनों को इंक्लूड कर लेता है। मैनेजमेंट बाय बायस, मैनेजमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ना मैनेजमेंट खुद का भी ऑब्जेक्ट, पर्सनल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं, पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में नहीं। शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन मतलब कभी कभार शेयर होल्डर सेटिस्फाइड होते हैं, इसमें ना वाइडली कंसिडर करता है, मतलब ये वाइडली देते हैं हम। सस्टेनेबिलिटी, हम कितना सर्वाइव कर पाएंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम अचीव करते गए तो हम लेस, मतलब हम थोड़ा ही सर्वाइव कर पाएंगे, पर ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमें इंश्योर करते हैं कि हम ज़्यादा ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट, इधर स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट हाई होता है और इधर स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट लो होता है। शेयर होल्डर मतलब आके नहीं बोलेंगे कि मतलब ऐसा है वैसा है। इधर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हाई होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लो होता है। लो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव केस, ये आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, ये इतना है मतलब, ठीक है, ये इतना एक्सप्लेन करना जैसा नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। उसके बाद चेंजिंग रोल ऑफ CFO, ये भी आप खुद से पढ़ सकते हो, ये इतना मतलब ये नहीं है गाइस, ठीक है, खुद से आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, ठीक है, ये हम दो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मतलब जब फर्म का जो कैश फ्लो वगैरह है वो इनफ नहीं है, नॉट इनफ टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। उसका ऑब्लिगेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसका इंटरेस्ट पे करना हो, वेजेस पे करना हो, ठीक है, तो उसका ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए फर्म के पास पैसा ही नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फर्म के पास पैसे नहीं है उसको ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। उसके बाद इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब फर्म अनेबल टू रीपे डेप्ट डेट ड्यू टू कंटिन्यूड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। जब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ना बहुत दिन तक चलेगा, फर्म के पास पैसा ही नहीं है, तब वो बन जाता है इंसॉल्वेंट, ठीक है। फर्म के पास ना डेट पे करने के लिए पैसा ही नहीं बचा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, इंसॉल्वेंसी, अगर डिस्ट्रेस भी इंसॉल्वेंसी बन सकता है जब मैनेज नहीं किया गया हो। कॉजेस के इसका, हाई डेट, पुअर सेल्स, राइजिंग कॉस्ट, इट में लीड टू एसेट सेल और लिक्विडेशन। पैसा नहीं आ रहा है, पैसों को जमा करने के लिए हम कभी कभार एसेट भी बेचते हैं कभी कभार, ठीक है, ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, या तो हम लिक्विडेट भी कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये खुद से काम नहीं करता है, ये बाकी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहले ये अकाउंटिंग पर डिपेंडेंट है। अकाउंटिंग ये डेटा प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ये सेल्स का डेटा प्रोवाइड कर देता है, परचेज का डेटा प्रोवाइड कर देता है, हमारे पास कैश कितना है ये मतलब डेटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि अकाउंटिंग में ना हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो हमें अकाउंटिंग डेटा वगैरह दे देता है हमें डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद मार्केटिंग, सेल्स फोरकास्ट अफेक्ट करते हैं, सेल्स फोरकास्ट और कैश इनफ्लो का। हमने बोला डिसीजन लेके कि हमें सेल्स बढ़ाना चाहिए, सेल्स कैसे बढ़ेगा, मार्केटिंग करके, तो मार्केटिंग भी मतलब सेल्स को अफेक्ट करता है, और कैश इनफ्लो को, जितना हम सेल्स करेंगे उतना हमारे पास कैश भी आएगा। उसके बाद प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट, ये कैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है। बोले कि हमें प्रोडक्शन बहुत करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो हमें उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें एसेट में पैसा लगाने का। अगर कोई बोला कि हमें प्रोडक्शन इतना नहीं करना है, तो हम उसके हिसाब से एसेट में पैसा लगाएंगे। उसके बाद कॉस्ट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हेल्प्स इन, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक ना मतलब जो टेक्निक से डिसीजन लेने के लिए वो हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल एनालिसिस में और मॉडलिंग के लिए। इसके बाद इकोनॉमिक्स में भी ये डिपेंडेंट है, इकोनॉमी प्रोवाइड करता है कि एक्सटर्नल बिजनेस, मतलब ये एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग देता है कि ये हमने डिसीजन ले लिया, हमें इस एसेट में पैसा लगाने का है, तो इसका एनवायरनमेंट कैसा है, इस एसेट का मतलब यूजेस कैसा है, ठीक है, ये मतलब कैसा इकोनॉमी कर रही है, इसका टैरिफ रेट कितना है, टैक्सेस रेट कितना है, मतलब वैसा वैसा, तो
ये सिंपल वर्ड्स है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। जस्ट हम 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे गाइस, 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा थोड़ा हम शांति से करेंगे ये वाला। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है, तो तुम्हें पता है, बड़े बड़े कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में ना, जो पैसा देता है शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो पैसा देता है शेयर होल्डर ऑल, मैनेजर जो पे बिजनेस को मैनेज करते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। जो पैसा देता है और जो बिजनेस को चलाता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो कभी कभार क्या करते हैं, मैनेजर्स है ना, जो बिजनेस को चलाते हैं, वो कभी कभार ना उनका भी मतलब पर्सनल गोल को सेटिस्फाई कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं, बोलेंगे कि हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए, ठीक है, वो ऐसा काम करेंगे कि हमें जिससे उनका सैलरी बढ़ सके। वो फर्म का ना मतलब जो बिजनेस है उसका मतलब उसके बारे में नहीं सोचेंगे, वो खुद के बारे में सोचेंगे, यही है। खुद के बारे में सोचना इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ फर्म, ठीक है, खुद के बारे में वो सोचते रहते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो लेंगे गाइस, ठीक है, डायग्राम वायग्राम के साथ, ठीक है। जो एजेंसी कॉस्ट है, ठीक है, एजेंसी प्रॉब्लम देख रहे हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ओनर्स और जो मैनेजर है वो दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद मैनेजर ना कभी कभार उनका मतलब गोल्स वगैरह भी अचीव करते हैं, उनका भी गोल्स देखते हैं, पर्सनल गोल्स को देखते हैं। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज एजेंसी प्रॉब्लम, इसे हम एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं। एजेंसी कॉस्ट मतलब क्या, एजेंसी कॉस्ट मतलब कॉस्ट बोन बाय शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर कॉस्ट बोन करते हैं टू मॉनिटर मैनेजर, मैनेजर क्या क्या करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल द बिहेवियर। हम बोलेंगे कि भाई कुछ मत करो, तुम बिजनेस के लिए काम करो, ठीक है, हमने पैसा दिया है, तुम बिजनेस के लिए काम करो। अलाइन मैनेजर्स एक्शन विथ शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ये हम बोलते हैं कि तुम्हारा मैनेजर को हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो रिटर्न है, तुम्हारा जो सैलरी है, वो हम शेयर होल्डर इंटरेस्ट के डिपेंडेंट है। जितना तुम हमारा इंटरेस्ट बढ़ाओगे उतना तुम्हारा रिटर्न उतना हम सैलरी आपको ज़्यादा देंगे, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी कॉस्ट, सबसे पहले मॉनिटरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजिंग मैनेजर। हम मॉनिटर करेंगे मैनेजर क्या अपने बेनिफिट के लिए काम कर रही है, मतलब उनके खुद के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, या तो मतलब क्या बोलते हैं बिजनेस के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, ये कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग हो गया। उसके बाद बॉन्डिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अलाइनिंग इंटरेस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ अलाइनिंग इंटरेस्ट। हम इसमें क्या करते हैं, मैनेजर को शेल्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं फर्म का, कि ये लो तुम शेल्स रख लो, ठीक है, अब तुम बिजनेस के लिए काम करना। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब तुम्हें पता है, लॉस ऑफ रॉन्ग डिसीजन। उसके बाद स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एजेंसी कॉस्ट, मॉनिटरिंग कॉस्ट, बॉन्डिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है सॉल्यूशन टू एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, लिंक, सबसे पहला सॉल्यूशन है लिंक मैनेजर्स पे टू प्रॉफिट और शेयर प्राइस, ठीक है। जो हम मैनेजर को हम पे कर रहे हैं, जो मैनेजर को हम सैलरी वगैरह पे करते हैं, वो लिंक होना चाहिए प्रॉफिट या तो शेयर का प्राइस कर रहे हैं। जितना शेयर प्राइस बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना हम मैनेजर को ज़्यादा पे करेंगे। उसके बाद स्टॉक ऑप्शन ओनरशिप स्कीम, हम मैनेजर को ना पार्ट ओनर बना देंगे, उसे हम बोलेंगे कि तुम भी अभी बिजनेस का ओनर हो। उसके बाद इफेक्टिव मॉनिटरिंग, इफेक्टिव मॉनिटरिंग मतलब हम ज़्यादा उन्हें मॉनिटर करते रहेंगे, ये प्रिवेंट करते हैं मिस यूज़ ऑफ पावर, उनका पावर को वो मिस यूज तो नहीं कर रहे, हम मॉनिटर करते रहेंगे। उसके बाद डेट कॉन कॉन कॉन्वेनेंट, ये हम बताते हैं कि लिमिट मतलब लिमिट रिस्की बोरिंग,
तुम ना लिमिट में बोरो करो फंड वगैरह, जो ज़्यादा रिस्क में, जो ज़्यादा रिस्की डेट वगैरह है, उसका तुम थोड़ा कम बोरोइंग वगैरह करो, ठीक है। ये था गाइस इस वीडियो में। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना गाइस इस चैनल को, ठीक है गाइस। कैसा लगा आपको? अगर समझा तो कमेंट करना गाइस कि समझा। अगर आपको नहीं समझा तो क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आप कमेंट में लिखना है गाइस। और ये तुम्हारा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना गाइस, ठीक है। हमने बहुत मतलब सिंपल लैंग्वेज में हमने प्रेजेंटेशन बनाया है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।